जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज कर रहे थे, जो कि ये सीरीज मुख्यतः जो यूपी पीसीएस वाला एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस आयोग द्वारा आयोजित होने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में हम चैप्टर वाइज यूपी के बारे में देखते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, उनके बारे में देख रहे हैं। और इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में देखा, फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देखा। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो ये सभी जो टॉपिक्स आपको कराया जा रहा है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी प्रबल संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखिएगा, एक बार पूरा देख के दोबारा रिवाइज करने के लिए 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा, जिससे कि आपका ये पूरा लेक्चर इजीली कवर हो जाएगा और आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में एक जटिल, बहुस्तरीय और सुस्थापित राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना पर कार्य करता है। यह ढांचा न केवल विशाल जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र का प्रबंधन करता है, बल्कि विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को भी सुनिश्चित करता है। तो ये तो बस एक तरह से प्रस्तावना भूमिका बन गई। हम स्टार्ट करते हैं उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक ढांचा है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में। तो राज्य का राजनीतिक ढांचा भारतीय संविधान के तहत स्थापित संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसकी शक्तियों का स्रोत जनता है, जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? किसी राज्य में संविधान के अनुसार राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। संवैधानिक स्थिति क्या होती है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिसको डी ज्यूरे हेड बोलते हैं। ये एक स्पेशल टर्म में बोला जाता है, इसलिए इसको इंग्लिश में आपको यहाँ नोट करा दिया गया है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दे डी ज्यूरे हेड कौन होता है, तो जो गवर्नर होता है स्टेट का, उत्तर प्रदेश का गवर्नर इसमें कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजली इसको कर ले जाएंगे। इसके बाद इसकी नियुक्ति होती है किसमें? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल से संबंधित जितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सभी महत्वपूर्ण हैं। उसको आप बिल्कुल एक बार देख जाइएगा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष फिक्स नहीं होता है। ये मतलब जब तक राष्ट्रपति का विल है, जब तक एक तरह से जब तक समझिए जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा है उस स्टेट में उस राज्यपाल को रखने की, तब तक ये राज्यपाल रहता है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ क्या है? कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं और राज्य सरकार के सभी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। वे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं तथा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को किस आर्टिकल में? आर्टिकल 213 में। राष्ट्रपति किस में है? आर्टिकल 123 में। ये सभी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कौन कौन से आर्टिकल्स हैं राज्यपाल से रिलेटेड। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। इसके बाद अगला आता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वास्तविक प्रमुख होता है कौन? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इसको क्या बोलते हैं? डी फैक्टो हेड बोलते हैं। राज्यपाल को क्या बोल रहे थे? डी ज्यूरे हेड बोल रहे थे। तो ये दोनों टर्म्स याद है रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और जो मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 403 के 15% से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित टोटल अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल है वो क्या है? बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उत्तर प्रदेश में। और भारत में टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उनमें से उत्तर प्रदेश एक है। अन्य कौन कौन से राज्य हैं इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए, यूपी हो गया और यूपी के साथ कौन है? स्टेट बिहार है, 2 राज्य एक साथ हैं। उधर आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ठीक है। 4 हो गए और बचे हमारे कौन? 2 और। कौन कौन से? एक बचा आपका महाराष्ट्र और एक बचा उसके बाद में कर्नाटक, ठीक। तो ये टोटल 6 स्टेट्स हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। तब उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है
उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस होता है। इसमें टोटल कितनी 403 सीटें हैं और सभी चुने जाते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसके बाद जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जब तक अगर समय से पहले विघटित न हो जाए तब उसका टोटल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है, विधानसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए एक अध्यक्ष या स्पीकर होता है, जो कि सदस्यों द्वारा चुना जाता है। शक्तियाँ क्या क्या है विधानसभा के पास, कानून निर्माण, वित्तीय मामले, बजट पारित करना, धन विधेयक, अंतिम शक्ति और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना इसके प्रमुख कार्य होते हैं। इसके बाद दूसरा जो सदन होता है इसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह क्या है, उच्च सदन होता है और एक स्थायी सदन होता है। यह कभी विघटित नहीं होता है, ठीक है। इसमें टोटल सीटें कितनी होती हैं, 100 सीटें होती हैं और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद जो सदस्यों का चुनाव है विधान परिषद में, वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 171 में है। अब देखिए, जो सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट जनता द्वारा विधान परिषद में नहीं चुना जाता, उनको परोक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे, 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, 1/3 सदस्यों 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्य को राज्य के कम से कम 3 वर्ष से रह रहे जो स्नातक होते हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है, और 1/12 सदस्य जो हैं माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके द्वारा चुना जाता है। और शेष जो बचे 1/6 सदस्य हैं, ये राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। एक तो देखिए, लेजिस्लेटिव से जो आपका विधानसभा वो है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जो सभी सदस्य हैं वो क्या निर्वाचित होते हैं, उनका इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। विधान परिषद में क्या होता है, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, और दूसरा यह कि इसमें जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें भी कुछ सदस्य डायरेक्ट राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनका इलेक्शन नहीं होता। ईजी है। अब इसके लिए भी एक सभापति होगा कोई इसका, तो इसके चेयरमैन होते हैं, इसकी परिषद की कार्रवाई का संचालन करने के लिए इनको चुना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसका प्रशासनिक ढांचा कैसे कार्य करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यह ढांचा सरकार की नीतियों को लागू करने और दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों का प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे ऊपर क्या आता है, राज्य का सचिवालय आता है, स्टेट सेक्रेटरीट। यह क्या है, केंद्र बिंदु है, राज्य प्रशासन का तंत्र का केंद्र, जो कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। इसकी संरचना, इसमें कई विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि। और जो कोई विभाग होता है उसके देखिए 2 हेड होते हैं। 2 हेड का, एक पॉलिटिकल हेड हो गया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया। पॉलिटिकल हेड कौन होंगे, जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे उस विभाग के, वह इसके हेड होंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कोई एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है, जिसे अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव कहा जाता है। जो मुख्य सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वह राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और सिविल सेवाओं के प्रमुख अधिकारी होते हैं। वह संपूर्ण राज्य प्रशासन के कामकाज का समन्वय करते हैं। वही किसी स्टेट में सबसे बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं वही होते हैं। इसके बाद जो मंडलीय प्रशासन है, जो स्टेट है, स्टेट को हम उसके बाद नीचे डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मंडलीय प्रशासन है उसको देखते हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल या संभाग हैं। और प्रत्येक मंडल का एक प्रमुख होता है, कौन, मंडलायुक्त, उसको क्या बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं, जो कि क्या, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। प्रशासनिक क्रम क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाग में सबसे ऊपर क्या होते हैं, मंडल होते हैं, उसके बाद जिले आते हैं, जिले के बाद क्या, तहसील आएगा, तहसील के बाद क्या, ब्लॉक आता है। ठीक है, ईजी है, समझ में आ गया। अब आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया लग रही होगी कैसे है। स्टेट है, स्टेट के नीचे मंडल आ गया, उसके अंदर मतलब समझ लें, उससे भी छोटी इकाई क्या होगी, आपका जिला होगी, जिला के भीतर छोटी इकाई क्या होगी, तहसील होगी, तहसील के भीतर छोटी इकाई क्या होगी, विकासखंड या ब्लॉक होगी। अब जो प्रत्येक मंडल है उसमें 3 से लेकर 7 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश में। कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल में सर्वाधिक जिले शामिल हैं। अभी हम आगे देखेंगे किस किस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, सही 75 जिलों को, कौन सा मंडल सबसे बड़ा है, कौन सा मंडल सबसे छोटा है,
ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है तो उसको भी देखा जाएगा। देखिए, और प्रत्येक जो मंडल होता है उसका एक मुख्यालय भी होता है, जहाँ से मंडलायुक्त या कमिश्नर जो और अन्य मंडलीय अधिकारी अपने कार्य का संचालन करते हैं। अब कुछ कमिश्नर के जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मंडलायुक्त मंडल स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसके प्रमुख कार्य क्या है? कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व प्रशासन, राजकीय देयकों की वसूली और राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख करना, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करना कि जो भी राज्य द्वारा प्रतिपादित विकास योजनाएं होती हैं उनका अनुपालन और निस्तारण सुनिश्चित करना, लोक शिकायतें जो होती हैं उनका निवारण करना, जनता से भेंट करना, उनकी समस्याओं का निस्तारण करना और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जो भी प्रार्थना पत्र हैं उनका टाइमली निस्तारण करना। ये भी जो कमिश्नर होते हैं उनका कार्य होता है। अनेक अलग अलग विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, अपीली और संशोधन अधिकार क्षेत्र भी होता है, जो अदालती कार्यों का भी आयोजन करते हैं और अलग अलग बैठकों का आयोजन करना, बेहतर कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए आवधिक बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करना। ये सभी क्या हैं? कमिश्नर के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों की सूची है और उनके मुख्यालयों के बारे में। देखिए, सबसे पहले है हमारा आगरा मंडल। आगरा मंडल में कौन कौन जिले हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। इसमें टोटल कितने जिले हो गए? 4। मुख्यालय इसके कहाँ है? आगरा में। अलीगढ़ मंडल, यही सबसे लेटेस्ट मंडल भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो देख लीजिएगा। इसमें कौन से? अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, और इसका मुख्यालय है अलीगढ़ में। अगला जो हमारा मंडल है प्रयागराज मंडल, जिसमें प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इसका मुख्यालय है प्रयागराज में। नेक्स्ट हमारा मंडल है आजमगढ़ मंडल। इसमें 3 ही जिले हैं, सबसे छोटा मंडल है उनमें से एक है। इसमें आजमगढ़, बलिया और मऊ, इसका मुख्यालय है आपका आजमगढ़ में। अगला जो हमारा मंडल है बरेली मंडल, ये है बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। इस मंडल में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं टोटल, और बरेली मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बरेली में। नेक्स्ट हमारा बस्ती मंडल। बस्ती में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर 3 जिले हैं। ये भी छोटा मंडल है, एक आजमगढ़ है, एक ये है। नेक्स्ट हमारा चित्रकूट मंडल, इसका बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, ये चित्रकूट में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा देवी पाटन मंडल, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, और इसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा में। अगला जो हमारा मंडल है अयोध्या मंडल, इसके पहले इसको फैजाबाद मंडल बोलते थे। अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी, ये सभी फैजाबाद मंडल में या अयोध्या मंडल में आते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? अयोध्या में है। इसके बाद अगला जो मंडल है गोरखपुर मंडल, इसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज आते हैं, और इसका मुख्यालय है गोरखपुर में। नेक्स्ट है झांसी मंडल, ये झांसी में है इसका मुख्यालय, और इसमें जिले कौन से? जालौन, ललितपुर और झांसी, और ये भी सबसे छोटा मंडल में से एक है। अगला हमारा कानपुर मंडल, इसमें औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर आते हैं, और इसका जो मुख्यालय है कानपुर नगर में है। नेक्स्ट है लखनऊ मंडल, इसमें हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और नाव आते हैं, और लखनऊ इसका मुख्यालय है। और नेक्स्ट है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में आते हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़, और इसका मुख्यालय कहाँ? मेरठ में है। तो ये जो 3 मंडल हैं, ये तीनों सबसे बड़े मंडल हैं। इसको अगर चाहें तो आप किसी दूसरे कलर की कलम से कर लीजिए। ये जो 3 हैं, ठीक है, ये 3 सबसे बड़े मंडल हैं। सबसे छोटे में कौन से आ गया? झांसी आ गया आपका, ठीक है, इधर झांसी, ऊपर एक आजमगढ़, और एक आपका कौन सा? बस्ती, ठीक है। ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा मंडल है यह है मिर्ज़ापुर मंडल। इसमें मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, जिसे भदोही बोलते हैं, और सोनभद्र आता है, और इसका मुख्यालय है मिर्ज़ापुर में। इसके बाद अगला जो हमारा मंडल है वह है मुरादाबाद मंडल। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल इसमें आता है, और इसका हेडक्वार्टर है मुरादाबाद में। और नेक्स्ट है सहारनपुर मंडल, ये भी जो सबसे छोटे मंडल थे ना, जिसमें 3 जिले थे, उसमें से भी एक शामिल है। इसमें मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर शामिल है। और लास्ट हमारा वाराणसी मंडल, जिसमें चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी शामिल है। तो ये हमने देखा 18 मंडल को, और इनमें देखा कौन सबसे बड़े मंडल हैं और कौन सबसे छोटे मंडल हैं, सबसे छोटे वाले। तो इन मंडलों को हम एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, आपको कई सारे मंडल बताए थे, 18 मंडल है। अब ये जिले उस हिसाब से देख लीजिए।
सबसे पहले ये हमारा सहारनपुर मंडल, इसमें 3 ही जिले हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। इसके बाद मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद में कौन है, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर। मेरठ मंडल जो बड़े वाले मंडल में से एक था, मेरठ मंडल में कौन कौन है, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। इसके बाद जो अगला हमारा मंडल है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल के बारे में आपको बताया था कि यह मंडल क्या है, सबसे लेटेस्ट है। इसमें क्या, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा ये ज़िले शामिल हैं। इसके बाद जो हमारा अगला मंडल है उसको देखते हैं, ये हमारा आगरा मंडल। आगरा में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी शामिल है। इसके बाद इधर कानपुर, कानपुर भी जो बड़े वाले मंडल थे मेरठ के साथ, मेरठ, कानपुर, लखनऊ 3 थे ना, तो ये कानपुर में कौन कौन है, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज और फर्रुखाबाद शामिल है कानपुर मंडल में। इसके बाद और नीचे आएंगे तो झांसी मंडल आ जाएगा। झांसी मंडल में 3 ही जिले हैं, जो छोटे 3 मंडल थे उसमें एक झांसी भी है, जिसमें जालौन, झांसी और ललितपुर, सिर्फ 3 जिले इसमें शामिल हैं झांसी मंडल में। इसके बाद नेक्स्ट मंडल है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में कौन कौन जिले हैं, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। इसके बाद अगला जो मंडल है ये है हमारा प्रयागराज मंडल। प्रयागराज में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर शामिल है। इसके बाद जो अगला मंडल है मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल में आपके 3 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर। संत रविदास नगर क्या बोलते हैं, भदोही बोलते हैं। ईजी है, आप उसको कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला मंडल है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में कौन कौन जिले हैं, जौनपुर, इसको कर बदल लेते हैं, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर। इसके बाद जो हमारा अगला मंडल है यह आजमगढ़ मंडल। ये भी सबसे छोटा मंडल में से एक था और इसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया 3 जिले शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला मंडल है गोरखपुर मंडल। इसमें देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट मंडल है हमारा बस्ती मंडल। बस्ती में सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती, इसमें भी 3 जिले शामिल थे, ये भी छोटा मंडल में से एक था। इसके बाद अगला जो मंडल है यह है देवी पाटन मंडल। इसका मुख्यालय कहाँ था, गोंडा था। इसमें कौन कौन जिले हैं, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच। इसके बाद नेक्स्ट जो मंडल है वह है आपका अयोध्या मंडल, जो पहले फैजाबाद मंडल के नाम से जाना जाता था। ये तो अयोध्या मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं आपके, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर। इसके बाद अगला जो मंडल है यह है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल जो बड़े मंडल थे मेरठ, कानपुर और लखनऊ, इसमें उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ एंड रायबरेली शामिल है। इसके बाद अगला जो मंडल है यह बरेली मंडल। बरेली मंडल में कौन कौन जिले हैं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं और बरेली। तो इस प्रकार से हमने देखा जो भी हमारे 18 मंडल हैं उनके बारे में और उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, सबको देख लिया। मैप के थ्रू भी आपका हो गया, तो अब ये ईजी है, आपको बिल्कुल याद हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जो जिला प्रशासन है उसके बारे में। तो जो जिला होता है वो राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले, 75 जिले हैं। और जो जिला अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, और जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है, जो कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और राजस्व संग्रह और साथ साथ आपदा प्रबंधन की प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद होता है आपका पुलिस अधीक्षक, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। जिले में पुलिस बल के प्रमुख होते हैं और कानून व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी के प्रति जवाबदेह होते हैं। अन्य अधिकारी भी होते हैं जैसे मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, अपर जिलाधिकारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, एसडीएम जिनको बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जिनको बोलते हैं। ये सभी अन्य अधिकारी मौजूद होते हैं जिले में, जिनका अलग अलग कार्य होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही से एक पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था भी स्टार्ट की गई है। इसमें एक आईपीएस अधिकारी को पुलिसिंग साथ साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ भी मिलती हैं। पुराने सिस्टम में जो सर्कल ऑफिसर सीओ होते थे उनकी जगह अब क्या होते हैं, एसीपी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस काम करते हैं। और यह प्रणाली ज़्यादातर जो बड़े और शहरी क्षेत्रों में लागू की जाती है ताकि जो भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर तेज और सटीक कार्रवाई हो सके। अब तक इसमें टोटल कितने जिले शामिल हैं, 6 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। महत्वपूर्ण है, कब कब शामिल हुए हैं तो ये महत्वपूर्ण देखिएगा। सबसे पहले आपका जनवरी 2020 में लखनऊ और नोएडा शामिल किए गए। उसके बाद मार्च 2021 में कानपुर और वाराणसी को जोड़ा गया। और सॉरी 6 नहीं, 7। ठीक है,
फिर से नोट करिए 7 जिले शामिल हैं। उसके बाद आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद को शामिल किया गया 2022 में, नवंबर 2022 में। तो ये टाइम महत्वपूर्ण है, ये टाइम आपको पूछा जा सकता है जो एग्ज़ाम में मैच करने के लिए आ जाएगा कि कब कभी इनको पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया है, तो मैच आधा फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो स्थानीय स्वशासन होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उसके बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन एक सुदृढ़ और त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सत्ता को जमीनी स्तर पर पहुंचाना, स्थानीय लोगों को उनके विकास से जुड़े निर्णय लेने में सक्षम बनाना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यह 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थापित ये त्रिस्तरीय प्रणाली लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त करती है। तो जो स्थानीय स्वशासन है उत्तर प्रदेश में, उसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और नगरीय स्थानीय स्वशासन शहरी क्षेत्रों के लिए। तो पहले हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालती है और इसकी त्रिस्तरीय संरचना शामिल है। कौन कौन आते हैं देखिए, इसमें आते हैं आपकी ग्राम पंचायत, फिर आ गया आपका क्षेत्र पंचायत और उसके बाद आ गया जिला पंचायत। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है? यह पंचायती राज की सबसे निचली और मौलिक इकाई है। ये क्वेश्चन ये पूछ जाता सीधे कि कौन सी मौलिक इकाई, तो ग्राम होती है, ग्राम पंचायत जो होती है वही मौलिक इकाई होती है। यह एक गांव या कुछ छोटे गांव के समूह को न्याय पंचायत के लिए गठित की जाती है। इसका प्रमुख क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है, जिसका चुनाव गाँव के सभी जो वयस्क मतदाता होते हैं वह 5 वर्ष के लिए करते हैं। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो गांव को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य चुना जाता है जिसे ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। इसमें सरकारी अधिकारी भी होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। यह सेक्रेटरी को और क्या बोलते हैं? ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो बोलते हैं, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और पंचायत के प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्यों में मदद करता है। आप सबने पंचायत वाली सीरीज, वेब सीरीज देख रखी होगी, उसमें आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए प्रधान कौन होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य कौन होते थे, सचिव जी कौन होते थे। ठीक है, तो ये सभी हो। इसका ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य क्या होता है कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़कों और नालियों का निर्माण और रखरखाव करना, स्वच्छता, सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव और सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना, ये प्रमुख इसके कार्य होते हैं। इसके बाद आती है आपकी क्षेत्र पंचायत। यह आपकी मध्यवर्ती स्तर पर जिसे ब्लॉक या प्रखंड भी कहा जाता है और एक ब्लॉक में कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। इसका जो प्रमुख होता है उसे बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, जिसका चुनाव क्षेत्र पंचायत के चुने हुए सदस्यों जो बीडीसी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से इनका किया जाता है। सदस्य इसके कौन होते हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र से जनता द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी मेंबर का चुनाव किया जाता है। ये चुनाव क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है। इसके प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है। और इसमें सरकारी अधिकारी कौन होते हैं? यहाँ खंड विकास अधिकारी होते हैं, जो BDO जिनको बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो क्षेत्र पंचायत का पदेन सचिव होता है और ब्लॉक में चल रही सभी विकास योजनाओं का प्रभारी होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? ग्राम पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना और ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाओं का समन्वय करना। एक फैक्ट महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी क्षेत्र पंचायतें हैं? 826 क्षेत्र पंचायतें या ब्लॉक हैं। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है जिला पंचायत, उससे ऊपर ही स्तर पर आती है। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष स्तर है जो पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है। इसका प्रमुख कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये महत्वपूर्ण, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको क्लियरली बताया जा रहा है। इसमें सदस्य कौन होते हैं? जिले को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव किया जाता है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है और जिले के विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख भी इसके सदस्य होते हैं जिला पंचायत के। इसमें सरकारी अधिकारी कौन होते हैं? तो CD होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, जो जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके प्रमुख कार्य क्या हैं कि क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिले के लिए विकास की समग्र योजनाएं बनाना और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन का प्रबंधन करना। उत्तर प्रदेश में कितना जिला पंचायत है? 75 जिले, 75 जिला पंचायत हैं। ईजी है। इसके बाद हम देखते हैं जो
नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके बारे में शहरी क्षेत्रों के लिए। तो ये व्यवस्था शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सुविधाओं और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसको भी 3 स्तर पर बांटा गया है। कौन कौन? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। अब देखते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे जो नगर निगम होते हैं, क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो ये क्षेत्र बड़े महानगरों या 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में गठित किया जाता है। इसका प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक रूप से महापौर होता है, मेयर होता है, जिसका चुनाव शहर के मतदाताओं द्वारा डायरेक्ट 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके सदस्य कौन होते हैं? शहर को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है, जहाँ से पार्षद या कारपोरेटर्स बोलते हैं, पार्षद का चुनाव होता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? एक नगर आयुक्त होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, जो एक वरिष्ठ PCS या IAS अधिकारी होता है, जो निगम के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं कि जलापूर्ति, सीवेज सिस्टम, कूड़ा प्रबंधन, सड़कों और स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव, जन्म मृत्यु प्रमाणीकरण और शहरी नियोजन, ये सभी प्रमुख कार्य होते हैं आपके नगर निगम के। और उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? इसमें 17 निगम है। इसके बाद अगला आता है नगर पालिका परिषद। यह क्या आता है? छोटे शहरों और कस्बों में जिनकी आबादी आमतौर पर 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है, वहाँ के लिए होता है। और इसका प्रमुख कौन होता है? चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव शहर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका भी। और सदस्य कौन होते हैं? शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, जहाँ से सदस्य चुने जाते हैं। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? अधिशासी अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, EO बोलते हैं, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? नगर निगम के समान इसके कार्य हैं, और लेकिन जो छोटे पैमाने पर नागरिक सुविधाएं प्रदान करना भी इसका कार्य है। नगर निगम कार्य हमने ऊपर देखा था ना, जलापूर्ति करना, सीवेज सिस्टम, कूड़ा प्रबंधन, सड़कों और स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सभी इसके भी कार्य होते हैं। इसके बाद जो अगली है यह है नगर पंचायत। नगर पंचायत कौन सा क्षेत्र होता है? वे संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं जो गांव से शहर की ओर विकसित हो रहे हैं, और आमतौर पर यहाँ की आबादी कितनी होती है? 20,000 से लेकर 1 लाख की आबादी होती है यहाँ पर। इसका प्रमुख कौन होता है? चेयरमैन होता है, जिसका चुनाव भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके सदस्य जो वार्डों से अलग अलग सदस्य चुने जाते हैं। इसका भी जो प्रमुख कौन होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होता है। और इसका भी प्रमुख कार्य क्या होता है? बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था, ये सभी इसके भी प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों, ये तो था उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा, कैसे कैसे डिवीजन है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक न्यायपालिका भी, जुडिशरी भी कार्य करती है। जुडिशरी क्या है कि आपकी 2 लेवल पे एक तरह से डिवाइड है। एक है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है, इसीलिए प्रयागराज को जुडिशियल कैपिटल भी उत्तर प्रदेश की बोला जाता है। और इसकी एक बेंच, खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में है। यह राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, हाई कोर्ट जो होता है। और उत्तर प्रदेश में हर जिले में कुछ अधीनस्थ न्यायालय भी हैं। उच्च न्यायालय के अधीन प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, और अन्य निचली अदालतें हैं जो नागरिक और आपराधिक मामलों का निपटारा करती हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका जुडिशियल, ठीक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिवीजन कैसे कैसे हो रखा है उत्तर प्रदेश में, कैसे कैसे सभी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरा उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा था उसको समझ लिया। अब आप इस लेक्चर को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे कार्य करते हैं। और इसकी जो PDF है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रकाश IAS PCS का, उस पर मिल जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके या तो आप जा सकते हैं, या फिर नीचे उसकी लिंक भी दे रखी है, इस पर जाके भी आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।